अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल SK डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैराफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम फाइनली आपका कंप्लीट हो गया है और अच्छा खासा एग्ज़ाम गया था, लेकिन पेपर लीक प्रकरण अभी तक चल रहा है। अभी तक उसकी कुछ अपडेट फिक्स नहीं हो पा रही है कि क्या उसका दौरा रहेगा, आगे कुछ भी फिक्स नहीं हो पा रहा है। तो बहरहाल जो एग्ज़ाम होना था वो तो जैसा होना था वैसा हो गया। अब हमें तैयारी करनी है रीट को लेकर, क्योंकि 28 फरवरी के आसपास तारीख बताई जा रही है। इंशाल्लाह रीट में भी आप उसी तरह झंडे गाड़ेंगे जैसा आपने सेकंड ग्रेड में गाड़े हैं, उसी तरह सेकंड ग्रेड में आप बढ़िया काम करेंगे, बेहतर पेपर देंगे जैसा आपने रीट में देंगे, जैसा आपने सेकंड ग्रेड में दिया है। तो दोस्तों, थर्ड ग्रेड में जो भी आपका सिलेबस है, फिर चाहे वो कवायद को लेकर हो, चाहे शहरी असनाफ को लेकर हो, चाहे नसरी असनाफ को लेकर हो, हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। अगर कुछ बचता है रीट में, अगर कुछ बचता है रीट मेंस के सिलेबस में, कुछ बचता है तो बचते हैं 10 मुसन्निफ़ों के नाम। आपको याद होगा आपके रीट सिलेबस में टोटल 7 टॉपिक हैं। शहरी असनाफ, फिर नसरी असनाफ, उर्दू अदब की तारीख़, ठीक है, उसमें एक कवायद है, एक उर्दू तदरीस है, और कुछ शअरा और कुछ मुसन्निफ़ की हालात ज़िंदगी है। तो हम ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, सारी चीज़ों को डीपली हम ज्ञान हासिल कर चुके हैं। अगर हमारे पास आखिरी जो टॉपिक बचता है दोस्तों, वो है मुसन्निफ़ के बारे में। यानी ये 10 मुसन्निफ़ है, इसमें से भी एक हम पढ़ा चुके हैं, अल्ताफ़ हुसैन अली को हम पहले पढ़ चुके हैं। 9 मुसन्निफ़ बच जाते हैं। इंशाल्लाह डेली के क्लास भी लगाएंगे रोज़ाना 4 बजे, तो इंशाल्लाह 10 जनवरी तक इंशाल्लाह आपका कोर्स क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद 2-4 दिन के गैप से, यानी 15 जनवरी के बाद कोशिश की जाएगी कि आपको MCQ प्रैक्टिस करवाने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर वीडियो लाकर दे सकूं। आज का जो दोस्तों वीडियो है हमारे पास, आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है डिप्टी नज़ीर अहमद। क्या नाम है? डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में हम जानेंगे। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। हाँ, कुछ बच्चे हैं जो मेरी बातों से थोड़े प्रॉब्लम में रहते हैं, सर आप बातें ज़्यादा करते हैं और पढ़ाते कम हैं। तो देखिए, चूँकि मैं लाइव सेशन नहीं लेता हूँ कई बार और आपकी बातों का मेरे पास जवाब नहीं होता है कि कॉल पे जवाब देने के लिए, इसलिए मैं आपकी बातों को इकट्ठा करके वीडियो के दौरान ही बताने की कोशिश करता हूँ ताकि उन बातों को जवाब दे सकूँ। कट ऑफ कितने रहेगी, क्या रहेगी, पेपर वापस होगा नहीं होगा, किसका स्कोर क्या रहा है, कैसा रहा है, इस तरह के 12 सवाल, 12 मैसेज मेरे पास आते रहे हैं। बराए मेहरबानी इस तरह का मैसेज बार बार ना करें। पहली बात। दूसरी बात, रीट का कोर्स पूरा कंप्लीट हो चुका है, लास्ट 10 मुसन्निफ़ बचे हैं। इंशाल्लाह 10 जनवरी तक डेली की क्लास होगी और रीट का कोर्स हमारा 10 जनवरी तक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी बात, अब आता है तीसरा मैटर, क्विज़ करवाए जाएंगे या नहीं। तो कोशिश करेंगे क्विज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो पेड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर रखा है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा MCQ जो जैसा मैंने 1500 से 2000 सवाल या और मैं 1500-1600 सवाल सेकंड ग्रेड के टाइम भी दिए थे, तो इंशाल्लाह रीट में भी उनको भी बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस को दिए जाएंगे ताकि वो उनसे अच्छी प्रैक्टिस कर सकें। अब रहा सर आपका कि सर हम क्या करें, हमें क्विज़ कैसे मिलेंगे, तो प्रॉपरली कोई क्विज़ के लिए मैंने कोई व्यवस्था नहीं की है। क्विज़ के लिए पूरे कोर्स के लिए व्यवस्था है। अगर आप कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप, एक प्राइवेट ग्रुप है जहाँ पर आपको ऐड कर दिया जाएगा। आप 599 चार्ज पे करके आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और आपको टोटल कोर्स सारा का सारा आपको वहाँ मिल जाएगा। जितने भी टॉपिक अब तक पढ़ाए गए हैं और जितने आगे आने वाले हैं, सारा का सारा डाटा आपको वहाँ पर मिल जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्विज़ वहाँ पर डालने की कोशिश की जाएगी। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर नहीं लाएंगे, कुछ क्विज़ जैसे लास्ट में मैराथन क्लास लगाई थी, कुछ क्विज़ेज़ में 20-25 में बीच में मैं डालता रहता था, तो कोशिश की जाएगी इस तरह आपके लिए भी थोड़े थोड़े क्विज़ मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और भी कुछ बातें हैं तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास से मैं शुरू उन बातों को नेक्स्ट क्लास में बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ज़्यादा बातें आज की क्लास में होना ज़रूरी नहीं भी है और है भी, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद क्लास में आज आया हूँ, क्योंकि 8-10 दिन मैंने गैप भी लिया है सेकंड ग्रेड एग्जाम की वजह से। मुझे पता था सभी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो जैसे एग्जाम के बाद 4-5 दिन का गैप लेकर 1 तारीख से क्लास स्टार्ट करेंगे। लेकिन 1 तारीख को संडे था और संडे को मैं क्लासेस नहीं ले पाता हूँ, इसलिए मैंने कोशिश करी है कि 2 तारीख से आपको क्लास स्टार्ट की जाए और आप इनको बेहतर तरीके से तैयार करें। चलिए, अब बातों का सिलसिला बिल्कुल ख़त्म और पूरा ध्यान लगा के, चेता लगा के बातों समझने की कोशिश करें कि कितना बारीकी से सवाल पूछे जा सकते हैं। ये बात आप सेकंड ग्रेड में देख चुके हैं। आज का टॉपिक है डिप्टी नज़ीर अहमद। असल नाम इनका है नज़ीर अहमद। पैदाइश 1836, बाज़ कुतुब में 1831, ज़िला बिजनौर के तहसील नगीना में हुई थी।
बिजनौर एक जगह है, ठीक है, बिजनौर जिला है, तो वो कहाँ है, यूपी में है, और उसकी एक तहसील है नगीना, वहाँ पर आपकी पैदाइश हुई थी। 1836 ऑथेंटिक है। एनसीईआरटी ने 1836 को सही माना है, लेकिन आपको 12 किताबों में 1831, 1830 भी मिल जाएगी, तो आप कंफ्यूज ना हो। जो भी डेट्स यहाँ पर दी गई हैं ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, और वही चीज़ आपके मान्य है। अगर मान लो मैं 1840 भी कर देता हूँ और अगर मैं उसकी दलील ना दे सकूँ, तो मेरा इसका मतलब वो 1840 सही नहीं है। हाँ, मिस प्रिंटिंग हो जाती है, गलत टाइपिंग हो जाती है, वो मैं मानता हूँ, कभी कभी ऐसे भी कोई केस हो जाते हैं। 1836 ऑथेंटिक है और यही एनसीईआरटी ने मानी है। एग्जाम अगर आ जाती है डेट लेकर, आपको 1836 ही लिखनी है, भले ही आपको 1831, 32, 33 कहीं किताब मिलती है, तो आपको वो नहीं करनी है। वफात आपके 1912 दिल्ली में, ये भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। वालिद का नाम था मौलवी सआदत अली। मौलवी यानी वो मौलाना थे, मुअल्लिमी का उनका पेशा था। डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू नावल निगारी के बानी तस्लीम किए जाते हैं। अगर नाम लिया जाए उर्दू नावल निगार की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो आप समझ सकते हैं डिप्टी नज़ीर अहमद ने ही इनकी शुरुआत की है, और इनसे एक सवाल सेकंड ग्रेड में आया भी था। डिप्टी नज़ीर की असल पहचान उर्दू अदब में नावल निगार की वजह से है। जितने भी शायर हैं, जितने भी मुसन्निफ हैं, सबको किसी न किसी हैयत, किसी न किसी सिन्फ के एतबार से उनको याद किया जाता है। जैसे मीर है, गज़ल को शायर माने जाते हैं, मुंशी प्रेमचंद है, अफसाना निगार माने जाते हैं। ऐसे सब अलग अलग फ़न में महारत हासिल रखते हैं। तो जब भी डिप्टी नज़ीर अहमद का नाम याद आता है, तो उनको नावल निगार की हैसियत से याद किया जाता है, और इन्हीं को उर्दू का पहला नावल निगार भी माना जाता है। इन्हीं को नावल निगार का बानी भी, उर्दू नावल निगार का बानी भी माना जाता है, मौजिद भी कह सकते हैं। मजमून उर्दू लिटरेचर का अनासिर खमसा, सेकंड ग्रेड में था इसलिए मैं ये कॉपी कर रहा हूँ। उर्दू लिटरेचर का अनासिर खमसा में मेहदी अफादी ने नज़ीर अहमद को शामिल किया है। एक चैप्टर है बीए के अंदर, उस चैप्टर का नाम है उर्दू लिटरेचर का अनासिर खमसा, और ये चैप्टर को लिखने वाले मेहदी अफादी। मेहदी अफादी ने चैप्टर लिखा है उर्दू लिटरेचर, लिटरेचर यानी साहित्य, अनासिर जमा है उनसर की, उनसर यानी होता तत्व, उनसर क्या होता है, तत्व। खमसा कहते हैं, खमसा अरबिक लफ्ज़ है, खमसा यानी होता है 5, खमसा यानी 5। उर्दू साहित्य के पंच तत्व, यानी जिन 5 तत्वों की बिना पर उर्दू अदब कायम है, जो 4 पिलर होते हैं, इसे 5 पिलर कह सकते हैं, 4 पिलर छत कह सकते हैं, जिन 5 स्तंभों की बिना पर, जिन 5 नींव की बिना पर उर्दू अदब टिका हुआ है, उनके 5 तत्वों पे, जिन 5 तत्वों से उर्दू अदब बना है, उन 5 तत्वों में किसको शामिल किया गया है, डिप्टी नज़ीर अहमद को शामिल किया गया है। जिनमें एक सर सैयद अहमद खान, दूसरा अल्ताफ़ हुसैन हाली, तीसरे मोहम्मद हुसैन आज़ाद, चौथा अल्लामा शुबली नोमानी, और 5वां नज़ीर अहमद शामिल हैं। उन्होंने चैप्टर लिखा है, उन्होंने कहा है कि 5 लोग हैं जो उर्दू के तत्व, 5 तत्व हैं, इनसे ही उर्दू अदब कायम है, और इन 5 तत्वों में एक नज़ीर अहमद है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा अहमियत वो उर्दू अदब में रखते हैं। इन 5 की वजह से उर्दू अदब का इर्तिका पजीर हुआ है, यानी विकास हुआ है, डेवलप हुआ है। मौलवी सआदत अली पेशे से एक मौलिम थे। मौलवी सआदत अली आपके वालिद क्या थे, मुअल्लिम थे। नज़ीर के ख़ानदान को पीरज़ादा कहा जाता है। क्या कहा जाता था, पीरज़ादा कहा जाता था। नज़ीर एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। राशिदुल खैरी आपके भतीजे और कैसरी बेगम आपकी पोती हैं। ये बहुत ही मशहूर लोगों में शामिल हैं, इनके बारे में भी आप डीपली जान सकते हैं, गूगल पर चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगा। ये था इनका ब्रीफली इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं तालीम, इनकी शिक्षा, इनके एजुकेशन के बारे में। फ़ारसी की इब्तदाई तालीम नज़ीर ने अपने वालिद से हासिल की। उसके अलावा बिजनौर, मुजफ्फरनगर और दिल्ली से उनकी तालीम हुई। स्टेप बाय स्टेप आपकी तालीम आगे बढ़ती गई। नज़ीर के वालिद आलिम थे और बेटे को भी आलिम बनाना चाहते थे, इसलिए उनका दाखिला दिल्ली की एक मस्जिद औरंगाबादी में कर दिया गया। उस वक्त उनकी उम्र महज 9 बरस थी। सिर्फ 9 साल की उम्र में आपको उस मस्जिद में दाखिला दिला दिया गया था। यहाँ मौलवी अब्दुल खालिक से तालीम हासिल करते थे। कौन से मौलवी थे, मौलवी अब्दुल खालिक। ये नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन भी बनेगा इससे। मौलवी अब्दुल खालिक से आपने यहाँ से तालीम हासिल की थी। ये अहम क्यों है, इसलिए क्योंकि आगे देखिए, यहाँ नज़ीर के खाने का कोई ख़ास इंतज़ाम ना था, बल्कि मोहल्ले से रात की बची हुई रोटियाँ इकट्ठा करते थे। इतनी गुर्बत की ज़िंदगी इन्होंने बचपन में गुजारी है। ये वही अब्दुल खालिक हैं जिनकी पोती से नज़ीर का पहला निकाह हुआ था। अब्दुल खालिक इनके उस्ताद भी रहे हैं, और इन्हीं की पोती से बाद में क्या हुआ था, नज़ीर का ब्याह हुआ था, उनका पहला निकाह हुआ था। इन्होंने 2 शादियाँ की थी। कितनी की थी, 2 शादी की थी। क्यों की थी, आगे बताऊंगा। दिल्ली में तालीम के दौरान नज़ीर का दाखिला 1845 में दिल्ली कॉलेज में हो गया। कहाँ हो गया, दिल्ली कॉलेज में हो गया। इस कॉलेज को मौजूदा दौर में जाकिर हुसैन कॉलेज के नाम से जाना जाता है। यहाँ नज़ीर को मौलवी ममलूक अली
इमाम बख्श साहबाई और मास्टर रामचंद्र जैसे असातिज़ा से पढ़ने का मौका मिला। यहाँ नज़ीर को 4 रुपये माहाना वजीफ़ा भी मिलता था, बाद में ये बढ़कर 20 रुपये हो गया। वजीफ़ा पेंशन कहते हैं। नज़ीर इब्तदा से ही बहुत ज़हीन थे, इंटेलिजेंट थे और बहुत जल्द ही ये कॉलेज के नामवर तलबा में शुमार होने लगे। कॉलेज को स्पेशल जो बहुत बुद्धिमान बुद्धिजीवी जो होते हैं उन छात्रों में, उन स्टूडेंट्स में इनको शामिल किया जाने लगा। कॉलेज में नज़ीर अंग्रेज़ी, रियाजी और फ़लसफ़े की तालीम हासिल की। कॉलेज में अंग्रेज़ी, इंग्लिश, फ़लसफ़ा, फ़िलासफ़ी, ठीक है, इनकी क्या की, तालीम हासिल की। नज़ीर का असल मजमून अरबी था, लेकिन अंग्रेज़ी में भी उनको महारत हासिल थी। आपका असल मजमून, असल जो विषय था वो तो क्या था, अरबी था, लेकिन आप अंग्रेज़ी में भी अच्छी सूझबूझ रखा करते थे। कॉलेज में मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मौलवी ज़काउल्लाह नज़ीर के क्या थे, साथी थे, उनके साथ में पढ़ा करते थे। अब बात करते हैं दोस्तों की मुलाजमत के बारे में, इनकी नौकरी, इनके पेशे के बारे में। 1854 में तालीम फ़रागत हासिल की और मुलाजमत की इब्तदा की। कहीं पर आपको 1853 भी मिल जाएगा, कहीं पर 1856 भी मिल जाएगा, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, NCERT ने यही माना है। बाज़ कुतुब में मुलाजमत की इब्तिदा गुजरात से मिलती है और बाज़ पंजाब से मिलती है। कोई कहता है गुजरात से शुरुआत की, कोई कहता है पंजाब से शुरुआत की थी। पंजाब के एक मदरसे में तदरीसी फ़राइज़ अंजाम देने लगे, तदरीस टीचिंग का काम करने लगे। उसके बाद कानपुर में इंस्पेक्टर ऑफ मदारिस बन गए, लेकिन ये मुलाजमत उनको रास नहीं आई तो इस्तीफ़ा दे दिया और 1857 में इलाहाबाद डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए। इसी दौरान हुकूमत के कहने से इंडियन पैनल कोड IPC का तर्जुमा ताज़ीरात हिंद के नाम से किया। IPC जानते ना, इंडियन पैनल कोड, जिसको कहते हैं हिंदी में भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता को आपने क्या किया, तर्जुमा किया, ट्रांसलेशन किया उर्दू में ताज़ीरात हिंद के नाम से। इंडियन पैनल कोड का IPC का आपने ट्रांसलेशन किया। ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है, इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। अंग्रेज़ हुकूमत को काम इतना पसंद आया कि नज़ीर को कानपुर का तहसीलदार बना दिया गया। इसके बाद कुछ मुद्दत अफसर बंदोबस्त भी रहे। बाद में तरक्की करते हुए 1863 में कानपुर के डिप्टी कलेक्ट्रेट बन गए। इसी वजह से नज़ीर को डिप्टी नज़ीर कहा जाता है, क्योंकि आप डिप्टी कलेक्ट्रेट रहे थे 1863 में, इसलिए आपको नज़ीर अहमद नहीं बल्कि डिप्टी नज़ीर अहमद के नाम से जाना जाता है। 1877 में सरे सालार जंग निज़ाम हैदराबाद के बुलावे पर हैदराबाद चले आए। यहाँ पर ये सर सैयद की सिफारिश पर गए थे, चूंकि निज़ाम से सर सैयद के गहरे मरासिम थे। मरासिम कहते ताल्लुकात, रिश्ते को, उनके अच्छे ताल्लुकात थे, अच्छे कनेक्शंस थे। यहाँ उनको 800 रुपये माहाना की तनख्वाह पर नाज़िम बंदोबस्त के ओहदे पर मुकर्रर किया गया। कुछ मुद्दत के बाद तरक्की करते हुए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबर बन गए। इसके बाद 1883 में जब नुज़मा की वफ़ात हो गई तो नज़ीर दहली चले आए और दहली में ही ज़िंदगी के बाकी अय्याम गुजारे और तसनीफ़ व तालीफ़ और दर्स व तदरीस के काम में लगे रहे। लिखने लिखाने के काम में और पढ़ने पढ़ाने के काम में आपने अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारी। अय्याम जमा है यौम की, यौम यानी दिन, दिवस। अब बात करते हैं शादी की। थोड़ा मामला अजीब है शादी, इसलिए शादी का भी टॉपिक बनाना पड़ा। नज़ीर ने 2 शादियाँ की थी। पहली शादी मौलवी अब्दुल खालिक की पोती और अब्दुल कादिर की बेटी से हुई थी, नहीं चल पाए। उसके बाद दूसरी शादी 1888 में वालिदा के कहने से, वालिदा के इसरार पर बिजनौर की एक खातून से हुई। कब हुई? 1888 में। एजाज़ कर इनको सम्मान दिया गया, इनको सम्मानित किया गया। किन से? 1854 में तालीम से फरागत के बाद उन्होंने पंजाब के एक मदरसे में मुदर्रिस का पेशा इख्तियार किया। अंग्रेज़ हुकूमत ने उनको खिदमात के एतराफ़ में उन्हें 1897 में शम्सुल उलमा का खिताब दिया। किसका खिताब दिया? शम्सुल उलमा का खिताब दिया 1897 में। 1902 में एडिनबरा यूनिवर्सिटी ने LLD की डिग्री तफवीज़ की। कौन सी डिग्री? LLD की डिग्री तफवीज़ की। वफ़ात 1912 में नज़ीर पर फालिज का हमला हुआ और यही उनकी मौत का सबब बना, यही उनकी वफ़ात का सबब बना। फालिज किसे कहते हैं? लकवे को। पैरालिसिस होता ना, पैरालिसिस को उनको क्या हो गया था? लकवा हो गया था। बाद में इनसे इनका इंतकाल हो गया 1912 में। नज़ीर उर्दू के पहले और बाकायदा नावल निगार हैं। नज़ीर ने कुल 7 नावल लिखे हैं, जिनमें मकसदी पहलू गालिब है। मकसदी एक उद्देश्य नज़र आता है कि ये नावल क्यों लिखा गया है। नज़ीर ने अपने नावलों में तालीम निस्वां पर जोर दिया है और औलाद की तरबियत पर भी नावल लिखे हैं।
बच्चों की तरबियत पर, अपने औलाद की तरबियत पर नावल लिखे हैं। उसके साथ तालीम निस्वा, औरतों की शिक्षा, महिला जागरूकता को लेकर भी आपने नावल लिखे हैं। नज़ीर के तमाम नावल इस्लाही हैं। इस्लाही से मुराद है दोस्तों सुधारक, समाज सुधारक होता है ना, सुधार करना। जो भी नावल है उनको पढ़ने से कहीं ना कहीं कुछ सुधार की बातें नजर आती है, लोगों को सुधारना, जागरूक करना, इन चीज़ें उनमें, उनके नावलों में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। बकौल आल अहमद सरूर कहते हैं, नज़ीर के किरदार या तो शैतान होते हैं या फरिश्ते इंसान नहीं होते। कुछ कन्फ्यूजेबल लाइन उन्होंने लिखकर इस तरह उन्होंने तारीफ की है। डिप्टी नज़ीर अहमद तर्जुमा निगार, अदीब, नावल निगार और मुकर्रिर भी थे। उर्दू अदब में उनकी सबसे बड़ी अहमियत यह है कि वो उर्दू के पहले नावल निगार हैं। मिरअतुल उरूस, बनातुन नाश, तौबतुन नुसूख, इब्नुल वक्त उनके अहम नावल हैं। इनके नावल की हकीकत पसंदी, अखलाकी तरबियत और दिलचस्प किरदारों से भरपूर हैं। लहजा पुरजोश और असर अंगेज है। डिप्टी नज़ीर अहमद ने नावलों के अलावा जो अहम इल्मी काम किए हैं उनमें कुरान का तर्जुमा, कानून इनकम टैक्स और कानून शहादत बहुत अहम है। आपने कुरान मजीद का भी क्या किया है, तर्जुमा किया है। यहाँ पर दोस्तों इनका इंट्रोडक्शन होता है, ख़त्म जो होता है बिल्कुल ब्रीफली। अब हम जानेंगे तफसील से, लेकिन इससे पहले मैंने एक सबक यहाँ पर ऐड किया है, क्योंकि जितने भी मुसन्निफ या जितने भी शायर आपके ऐड हुए ना दोस्तों, इन शायरों के सबक भी आपसे पूछे जा सकते हैं। हाँ, ये बात आपको जाननी है, याद रखनी है कि आप 6th, 7th, 8th अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से ना पढ़ें तो ये आपके लिए बेहतर है। उनसे कोई सवाल नहीं बनते। अगर बनते भी हैं तो 6ठी, 7वीं, 8वीं की जो बुक हैं जान पहचान, आप उसके इंडेक्स याद रख सकते हैं कि कौन सा चैप्टर किसने लिखा है। जहाँ तक मेरा सवाल है उनसे भी एक से ज़्यादा सवाल उनसे नहीं आने वाला, तो मैं समझता हूँ उतना टाइम ख़राब उसके पीछे भी ना करें। वैसे उम्मीद है कि एक भी नहीं आएगा, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा कहता है उनसे भी एक भी सवाल नहीं आएगा। लेकिन हाँ, 9th और 10th में जो बुक चला करती है जान पहचान, उन जान पहचान में जो मुसन्निफ और जो शायर आपको दिए गए हैं सिलेबस में 10-10, उनके जो भी सबक आपके 9th और 10th में शामिल हैं, उनसे कोई ना कोई सवाल ज़रूर बन सकता है। तो डिप्टी नज़ीर अहमद का 9th क्लास की जो बुक है जान पहचान, उसमें एक सबक है, उसका नाम है वक्त। हालांकि वक्त चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, आप नेट पर जाकर सर्च करेंगे। आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है, आपको कोई भी चीज़ ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे मान लीजिए नज़ीर अहमद ढूंढना है तो नज़ीर अहमद लिखें, आगे लिखें SK डिवीज़न, सर्च मारोगे मिल जाएगा। आपको ढूंढना वक्त लिखें, SK डिवीज़न लिखें, सर्च करें, मिल जाएगा। आप चीज़ों को नाम लिख के आगे SK डिवीज़न लिख के यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करेंगे, आपको सब चीज़ें मिल जाएगी। ऑलमोस्ट 700-800 वीडियो में चढ़ा चुका हूँ, तो मैं समझता हूँ इतना आपके लिए काफ़ी है। बहुत सारा कॉन्टेंट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो मैं पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा, चैप्टर पढ़ा चुका हूं, लेकिन एक उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, चैप्टर का खुलासा जो है मैं आपके सामने बयान कर देता हूं, ताकि आप हल्का फुल्का उन चीज़ों को नज़र में रखें, कहीं से सवाल बन सकते हैं। किताब का नाम है जान पहचान, बराए नवी जमात, 9th क्लास की किताब है। सबक नंबर 22 है जो कि एक मजमून है। मुसन्निफ का नाम डिप्टी नज़ीर अहमद है, जो कि हम पढ़ रहे हैं। सबक का नाम है वक्त, और वक्त सबक का हम क्या पढ़ रहे हैं, खुलासा है सबक से। सुन लीजिए, ज़्यादा खास कुछ नहीं है। और जो स्पेशल लफ्ज़ हैं, भारी लफ्ज़ हैं, मुश्किल लफ्ज़ हैं, वो मैं आपको चैप्टर में बता चुका हूँ, वहीं जाकर पढ़िएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। डिप्टी नज़ीर अहमद ने इस सबक में वक्त की कदर कीमत और अहमियत का एहसास दिलाया है। इस हवाले से वो लिखते हैं कि दुनिया में वक्त वाहिद ऐसी शय है, एक चीज़ है जिसकी तलाफ़ी मुमकिन नहीं। तलाफ़ी कहते भरपाया, क्योंकि जो घड़ी गुजर गई है वो किसी तरह हमारे काबू में नहीं आ सकती, क्योंकि वक्त हवा से बढ़कर उड़ने वाला, बिजली से सिवा भागने वाला और दबे पांव निकल जाता है कि इंसान को उसकी खबर तक नहीं होती। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने छोटे मोटे मामूलात में ही उलझे होते हैं कि न जाने वक्त के कितने कीमती लम्हे बीत जाते हैं। इसी तरह हम रोज़ाना की बुनियाद पर जो 24 घंटे बसर कर देते हैं और देखते देखते ये 24 घंटे कई बरसों में मुंतकिल हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने कीमती वक्त को ज़ाया ना होने दें, क्योंकि वक्त ज़ाया करने से इंसान सुस्त, गवी, रुस्वा, खार और मोहताज होने के साथ साथ बदअखलाकियों में भी गिरफ्तार हो सकता है। और यही नहीं, वक्त के ज़िया के बाद अगर आदमी सर पर हाथ रख कर रोए भी तो उसके रोने का कोई फ़ायदा नहीं, और अगर पछताए तो पछतावे का भी फ़ायदा नहीं है।
कुल मिलाकर बात ये समझाना चाहते हैं कि जो वक्त इंसान का गुजर जाता है वो वापस किसी भी कंडीशन में नहीं आता है। इंसान के पास कोई ऑप्शन नहीं होता कुछ गए हुए गुजरे वक्त को वापस ला सके, तो उस पर रोना और अफसोस करना, मलाल करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। यही वक्त अगर इंसान के अच्छे वक्त और अच्छे काम में लगाए तो वक्त का ये सही इस्तेमाल उस इंसान को आलिम, फाजिल, लाइक, हुनरमंद, नामवर, मोहतरम, नेक और हर दिल अजीज़ होने जैसी कई खूबियों और अच्छाइयों से नवाजता है। मुसन्निफ़ नौजवान को नसीहत करते हैं कि ये फरागत का वक्त जो उसे मुयस्सर है, उपलब्ध है, उसे यूं ही ज़ाया ना करे बल्कि उसको गनीमत जानकर उसका सही इस्तेमाल किया जाए। अगर अभी महज खाने पीने और पहनने ओढ़ने की फ़िक्र की तो आइंदा ज़िंदगी में उस सब की बजाय हुनर काम आएगा जो पास ना होने की सूरत में पछतावा होगा। इसलिए लड़कपन और जवानी बोने का जबकि पीरी काटने का वक्त है। लड़कपन और जवानी किसी फसल को बोने का काम करती है और पीरी कहता है बुढ़ापे को, और बुढ़ापा उस फसल को काटने का काम करती है। अब जैसा चाहो करो कि जवानी और पीरी को आबाद करना है तो लड़कपन को कुर्बान करना पड़ेगा। कभी दिल में यह ख्याल ना आने दो कि अभी करने और सीखने को बहुत वक्त पड़ा है। अगला हाल किसी को कुछ मालूम नहीं, कौन जाने कल ये तंदुरुस्ती रहे ना रहे। इस वास्ते लाजिम है कि अभी अपनी तबीयत में एतदाल लाओ। एतदाल कहते हैं बैलेंस को, एतदाल कहते हैं बैलेंस को, लिख लीजिएगा। रोज़ाना इस बात को सोचना मामूल बनाओ कि तुमने आज क्या नया सीखा है। अगर तुम्हारी हालत में कल की निस्बत कोई तरक्की ना आए तो तुम खसारे में हो, यानी घाटे में हो। ये चैप्टर का एक समरी थी, छोटी सी, मैंने बताया चैप्टर लंबा है जो कि आप चाहो तो वीडियो में देख सकते हो, तो पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाया है। यहाँ पर दोस्तों आपके 23 पैनल ऑलरेडी हो चुके हैं। अब डिप्टी नज़ीर अहमद के मुख्तसर तारुफ को थोड़ा मैंने और समराइज़ करके वापस लिखा है। एक बार आप वो चीज़ें सुन लें, जो चीज़ आपकी छूट गई है तो इसे कहानी की शक्ल में सुन लें ताकि आपको चीज़ें याद रहे। यहाँ पर वन लाइनर नहीं बल्कि थोड़ा डिटेल्स में चीज़ों को बयान की गई है। उर्दू में वो शख्सियत जिसे पहला नावल निगार होने का शर्फ हासिल है, जिसने सबसे पहले ख़वातीन के लिए अदब की तश्कील की, जिसने तानीसियत का मंशूर मुरतब किया और इंडियन पैनल कोड का तर्जुमा ताज़िरात हिंद के नाम से किया, जो सरकारी हलकों में बहुत मकबूल हुआ, उस शख्सियत का नाम डिप्टी नज़ीर अहमद है। ठीक है। नज़ीर अहमद की पैदाइश 6 दिसंबर 1836 को ज़िला बिजनौर में हुई और तहसील कौन सी थी? नगीना। उनके वालिद मौलवी सादत अली मुअल्लिम थे। इब्तदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की। दिल्ली के औरंगाबादी मदरसे में मौलवी अब्दुल खालिक से दर्स लिया। दिल्ली के ज़माने तालिब इल्मी में पंजाबी कुड़े की मस्जिद में रहते थे। उस ज़माने में दीनी मदरसे के ज़्यादातर तालिब इल्मों को बस्ती के घरों से रोटियां लानी पड़ती थी। नज़ीर अहमद को भी अपने खाने का इंतज़ाम इसी तरह करना पड़ा। कहीं से रात की बची हुई दाल तो कहीं से 2-3 सूखी रोटियां मिल जाती थी। नज़ीर अहमद मौलवी अब्दुल खालिक के घर से भी रोटियां लाते थे, जहां एक लड़की उनसे रोटी के बदले मसाले पिसवाती थी। क्या पिसवाती थी? मसाले पिसवाती थी। और कभी कभी मसाला पीसने में सुस्ती की वजह से उंगली पर सिल का बट्टा भी मार देती थी। खुद नज़ीर अहमद ने लिखा है कि इधर मैंने दरवाजे में कदम रखा, इधर उनकी लड़की ने टांग ली। जब तक सेर 2 सेर मसाला मुझसे ना पिसवा लेती, ना घर से निकलने देती और ना रोटी का टुकड़ा देती। खुदा जाने कहाँ से मोहल्ला भर का मसाला उठा लाती थी। पीसते पीसते हाथों में गट्टे, हाथ थोड़े कड़क हो जाना, गट्टे पड़ गए थे। जहाँ मैंने हाथ रोका उसने बट्टा उंगलियों पर मारा। बखुदा जान से निकल जाती थी। यही लड़की बाद में नज़ीर अहमद की शरीके हयात बनी। मदरसे की तालीम के बाद नज़ीर अहमद ने दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ उन्हें वजीफ़ा भी मिल गया। दिल्ली में 8 साल गुजारने के बाद बसिलसिला मुलाजमत गुजरात पहुँचे, जहाँ 80 रुपये माहवार पर उन्हें नौकरी मिल गई। इसके बाद तरक्की करते हुए वो कानपुर में डिप्टी इंस्पेक्टर मुदारिस हो गए। 1857 के इनकलाब में दिल्ली वापस आए। यहाँ से निज़ाम दक्कन ने उन्हें हैदराबाद बुला लिया, जहाँ उनको तनख्वाह 1240 रुपये में मुकर्रर हुए।
हुई। उन्हें दफातर का मुआयना और कारकर्दगी के मुफस्सिल रुदाद पेश करने की जिम्मेदारी दी गई। नज़ीर अहमद ने बहुत मेहनत और लगन से काम किया, इसलिए उन्हें तरक्की मिलती गई। वो सदर ताल्लुकादार बन गए। इस दौरान उन्होंने निज़ाम दक्कन के बच्चों को पढ़ाने का भी काम किया। डिप्टी नज़ीर अहमद जब जालून में थे तो उन्हें बच्चों के लिए कुछ किताबों की ज़रूरत महसूस हो गई और वो दस्तयाब ना हो सकी तो उन्होंने खुद बच्चों के लिए किताबें लिखने का काम शुरू किया। मिनअतुल उरूस, मुंतखबुल हिकायात वगैरह उनकी अपने बच्चों के लिए लिखी हुई किताबें हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद ने बहुत से नावल तहरीर किए जिनका मकसद इस्लाही था और उन नावलों में ज़्यादा ज़ोर लड़कियों की तालीम व तरबियत और उम्र खानादारी पर था। उनके मशहूर नावलों में मिनअतुल उरूस, बनातुन नाश, तौबतुन नुसूख, फसाना मुब्तला, इब्नुल वक्त, अय्यामी और रुयाए सादिका हैं। मिनअतुल उरूस उनका सबसे मशहूर नावल है जिसके किरदार अकबरी और असगरी आज भी बहुत अहमियत के हामिल हैं। ये नावल जब शाया हुआ था तो हुकूमत ने 1000 रुपये इनाम से नवाजा था। 1869 में ये शाया हुए होने वाले इस नावल को ज़्यादातर लोग उर्दू का पहला नावल मानते हैं। ठीक है, किस लिए मानते हैं? पहला नावल मानते हैं, मिनअतुल उरूस को मानते हैं। इब्नुल वक्त भी नज़ीर अहमद का बहुत मशहूर नावल है जिसमें मगरबी तहजीब व तमद्दुन की नक्काली पर तंज किया गया है। कुछ लोगों के ख्याल में इसमें सर सैयद अहमद खान को तज़हीक का निशाना बनाया गया है, मगर डिप्टी नज़ीर अहमद ने इसकी तरदीद की है क्योंकि वो खुद सर सैयद के तहरीक से ना सिर्फ मुतासिर थे, ना सिर्फ प्रभावित थे, बल्कि सर सैयद के मिशन की तबलीग और तरवीज के लिए हमेशा सरगर्म रहते थे। वो सर सैयद के तमाम नज़रियात और तसव्वुरात के कदरदान थे और मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से अहम कौमी खदमात भी अंजाम देते थे। डिप्टी नज़ीर अहमद ने नावलों के अलावा जो अहम इल्मी काम किए हैं उनमें कुरान मजीद का तर्जुमा, कानून इनकम टैक्स, कानून शहादत भी बहुत अहम है। डिप्टी नज़ीर अहमद की बेशतर किताबें बहुत मकबूल हुई हैं और उन किताबों का अंग्रेज़ी के अलावा पंजाबी, कश्मीरी, मराठी, गुजराती, बंगला, भाका वगैरह में तर्जुमे हुए हैं। मिनअतुल उरूस का तर्जुमा अंग्रेज़ी में 1903 में लंदन से शाया हुआ। 1884 में तौबतुन नुसूख का तर्जुमा सर विलियम म्योर के दीबाचे के साथ शाया हुआ। डिप्टी नज़ीर अहमद की खदमात का दायरा बहुत वसी है। उनके अदबी और मगरबी खदमात के सिले में बरतानवी हुकूमत ने शम्सुल उलमा का उन्हें खिताब दिया था। आखिरी उम्र में डिप्टी नज़ीर अहमद पर फालिज का हमला हुआ और 3 मई 1912 में दिल्ली में वफ़ात पा गए। दिल्ली में इनका क्या हुआ? इंतकाल हो गया। यहाँ पर दोस्तों 33 पेजेस यहाँ पर आपके क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर है दोस्तों डिप्टी नज़ीर अहमद का हालत ज़िंदगी का तफसीली जायज़ा। स्पेस छूट गया शायद मुझसे। ज़िंदगी का क्या है? तफसीली ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिटेल में है। अब इन चीज़ों को जब आपको पढ़ना है तो ये आपको मैं पैनल उन नोट्स में डाल दूंगा। यहाँ 34 पेज आपने पढ़ लिए हैं, बहुत हैं। बाकी जो पेजेस हैं दोस्तों कंटिन्यू कहाँ तक है? ऑलमोस्ट ये 67 तक 67 पेज हैं। बाकी के 25-30 पेज हैं, या बाकी उसमें डिटेल में जाकर पढ़ लीजिएगा ताकि आपको कहीं डीपली सवाल भी पूछे जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा कंटेंट इतना ज़्यादा डीपली है कि इससे बाहर कोई सवाल आपका पूछा नहीं जाएगा 101% श्योरिटी के साथ। जैसा मैंने सेकंड ग्रेड में कहा था, तो उनसे भी एक भी सवाल इंशाल्लाह पैनल से, मेरे कोर्स से कुछ बाहर नहीं आया है। जिन लोगों ने पेड कोर्स ले रखा है उनको पता है कि कोर्स में डीपली जाएंगे तो हर एक सवाल बारीक से बारीक वहाँ पर सवाल आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपके समझ में आ गई होगी। यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। कन्फ्यूजन है, क्यूरीज हैं, कुछ भी हैं, कमेंट में लिखें ताकि मैं आपको जवाब दे सकूँ और नेक्स्ट क्लास में उस चीज़ पर और ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाया जा सके और आपकी क्यूरीज़ का जवाब दिया जा सके। मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट क्लास में एक शानदार वीडियो के साथ, एक ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।